अच्छा थर्मल एक्सपांशन के बारे में पढ़ के अभी टेम्परेचर वाला पार्ट हो गया था। हम लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशंस भी फाइंड आउट किए थे, बॉटम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का, हेड बोर्ड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल पिकअप से ऐसे दो चार क्वेश्चन किए थे हम लोग। फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी सॉल्व किया था जस्ट बाय यूजिंग थ्री लॉज। कौन से थ्री लॉज? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ। ओके फाइन। तो अभी हम लोग अगले पार्ट पे आ जाते हैं, थर्मल एक्सपांशन वाले पार्ट पे। एक बेटा शिफ्ट 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 ये छोड़ो, शिफ्ट बेटा भाई इधर बैठ जा बेटा, शिफ्ट के पीछे बैठ जा, बी कंफर्टेबल। अरे बी तेरा ही भाई है, टेंशन क्या लेती है? ओके आप नॉर्मल बैठ, ताकि जगह पे चिपक के क्यों बैठे हो? चिपकने में मजा आता है क्या? लास्ट बैच थोड़ा आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। ओके अभी ये थर्मल एक्सपांशन का क्या फंडा बेटा? ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड्स पढ़ा हम लोगों ने, ऑन कूलिंग एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नॉर्मल फिनोमेना बेटा, ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड्स एंड ऑन कूलिंग एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके दो चार एग्जांपल्स मैं पूछूं आप लोगों से। आप लोग ना विंटर में कोल्ड क्रीम्स क्यों लगाते हो? ड्राई होती है इसके लिए लगाते हो कि किसी और रीजन के लिए लगाते हो? क्यों मॉइस्चराइज करना चाहते हो बेटा? देखिए तू मास्क के अंदर बहुत बात कर रहा है, जरा मास्क निकाल दे। हाँ ऐसा बैठो बेटा, ये पीछे वाले से और वहां बैठो, पीछे वाले गेट से उधर बैठो। तो उससे क्या हो जाएगा? ओके अब मेरी बात सुनो जरा सब ध्यान से। ये सब एक दूसरे का ना कोरिलेशन है यहाँ पे। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं कोल्ड क्रीम पे आऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा सब क्यों करता है। और उसके पहले मुझे बात बताओ, घर पे पापा है, दाढ़ी तो बनाते होंगे, भले सलून में पहले बनाते होंगे, कोरोना में तो घर पे ही बनाते रहेंगे अभी। तो जो शेविंग करते हैं, शेविंग करते समय इज यूजिंग क्रीम, शेविंग क्रीम यूज करते। क्यों यूज करते बेटा? नहीं यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? रीजन क्या है इसके पीछे? हाँ बेटा बोल, आज लिसन लिसन लिसन, एक बस अभी मेरे को ही बोलो, सब अलग अलग बोलोगे तो हो गया। एक लास्ट सॉरी, सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी कभी भी किसी भी बॉडी में अगर टेंशन है और धार वाली चीज लगेगी ना तो कट जाती है। एक सिंपल सी बात, आप कपड़ा खरीदने को जाते हो, कोई भी चीज पसंद आया तो आप क्या करते हो? भाई कपड़ा सिलेक्ट कर लिए, वो मेजरमेंट लेता है, ऐसे कैंची लगा तो कपड़े में से खींचता है, हल्का सा खींचा ना आराम से कर से कट जाता है, बराबर है? ये देखा है कि नहीं आप लोगों ने? एक सिंपल सी बात सोच के देख बेटा, दाढ़ी है, स्किन में भी टेंशन है बेटा, टेंशन ऐसा टेंशन रहता है, वो टेंशन पे ना थोड़ा भी ब्लेड धार वाला लगेगा ना, ऐसा कट जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए क्रीम यूज करता है, ताकि ना इसका जो टेंशन हो रिलीज हो जाए, टेंशन नहीं रहे, तो शेव कर सकते हैं बेटा। वही देख, कपड़े को अगर ऐसा टेंशन क्रिएट नहीं कर, उसको लिटरली ऐसे काटना पड़ता है, ऐसा काटना पड़ता है, और धार वाली चीज लगा के सिर्फ हल्का सा टेंशन क्रिएट करेगा ना, अपने आप से कट जाता है। मेरा बात समझा? एक लॉजिक समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली एक चीज होती है बेटा। मैं विंटर की बात क्यों कर रहा हूँ, समर में क्यों नहीं? क्योंकि समर में कैसा होता है, मॉइस्चरनेस ज्यादा होता है। मॉइस्चरनेस ज्यादा होगा मतलब एयर में वाटर वेपर ज्यादा होता है, तो हमारे स्किन को ऑलरेडी वेट करके रखता है।
क्या वो हमारा कंसर्न नहीं कि उनको वेट, हमारी स्किन को वेट करके रखे या नहीं करके रखे। हमारा कंसर्न ये है कि विंटर के टाइम पे ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हमारा स्किन एक्सपांड होगा। नाइट के समय पे जब टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, स्किन कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिन के समय फिर एक्सपांड होगा। अब इस एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में ना बेटा क्रैक्स आ जाते हैं हमारे स्किन पे, लिप्स पे, हाथ में, पैरों में। मतलब जो बॉडी एक्सपोज्ड रहता है ना एयर में, वो उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। कितने लोगों के चेहरे से, हाथ से स्किन निकलने लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि विंटर के समय पे कंडेंसेशन ज्यादा हुआ, या कंडेंसेशन होता ही है। कंडेंसेशन का क्या मतलब है, एयर के अंदर का जो वाटर वेपर है वो कूल होके गैसेस से लिक्विड स्टेट में आ जाता। ये रीजन है कि कभी विंटर में घर के बाहर निकलो अर्ली मॉर्निंग, पूरा रोड गीला गीला दिखता है सब जगह पे। हाँ, किसी बॉडी को ऐसा हाथ लगाओ तो भी हाथ गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में जो एयर है और एयर के अंदर का जो वाटर वेपर है उसका किसमें कन्वर्जन हो गया, कंडेंसेशन में। तो वाटर वेपर, सॉरी वाटर वेपर से वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं और कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। तो एयर बिकम्स ड्राई। जब एयर ड्राई हो जाएगा और एयर ही हमारे बॉडी के कांटेक्ट में है तो हमारा बॉडी का स्किन भी ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। और देख, हमारा मेन कंसर्न ना हमारे स्किन के अंदर टेंशन क्रिएट हो गया, और दूसरा कंसर्न क्या है, दिन के समय एक्सपांड होगा, रात के समय पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अंदर टेंशन है, और वैसे टेंशन में अगर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे बेटा, बोलो क्रैक्स। तो हमारा कंसर्न है कि क्रैक्स नहीं आए। अब क्रैक्स नहीं आने के लिए हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्यों यूज करते हैं, कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम की वजह से हमारे स्किन के अंदर टेंशन क्रिएट नहीं होगा, और टेंशन क्रिएट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन के समय पे एक्सपांड होगा, रात के समय पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिन के समय पे एक्सपांड होगा, रात के समय पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोग कोल्ड क्रीम्स यूज करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल था, एक एक्सपांशन की बात मैंने बताई कि ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड्स एंड ऑन कूलिंग एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको पता होगा बेटा जो हमारे पेंडुलम वॉचेस है ना, पेंडुलम वॉचेस, वो समर में स्लो हो जाते और विंटर में फास्ट हो जाते। समर में स्लो हो जाते और विंटर में फास्ट हो जाते। स्लो होने से मतलब है कि सारी घड़ियों में रात के 12 बज गए, तब तक इसके 12 नहीं बजे होंगे, 11:50, 11:55 ऐसे कुछ हुआ रहेगा, 11:51, ऐसा कुछ तो हुआ रहेगा, 12 नहीं बजा रहेगा। मतलब सबका बाकी सारे नॉर्मल वॉचेस में 12 बज गए, मतलब उसमें अभी तक 12 नहीं बजे, मतलब वो पीछे है, स्लो है। और विंटर के समय पे अभी सबके 12 नहीं बजे, तब तक इसके 12 बज जाते। जानना नहीं चाहोगे ऐसा क्यों होता है, और पेंडुलम वॉचेस के साथ ही क्यों होता है? देखो, ये हमारा पेंडुलम वॉच, उसका पेंडुलम। बेटा ये जो पेंडुलम है एक पूरे दिन भर में कितनी बार ऑसिलेट होता है, 86,400 टाइम्स। एक पूरे दिन भर में पेंडुलम 86,400 टाइम्स। बिकॉज एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक टाइम ऑसिलेट होता है। एक 24 आवर्स की बात करूं तो 24 इंटू 60 मिनट हो गया, इंटू 60 सेकेंड हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करो 86,400 टाइम्स। मतलब जो हमारा पेंडुलम है एक 24 घंटे में 86,400 टाइम्स ऑसिलेट होता है। और उसके एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड क्या बेटा बोलो, 1 सेकेंड। टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। पॉइंट। अभी ड्यूरिंग द समर, अच्छा एक फॉर्मूला और जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ऑलरेडी, मैंने ही पढ़ाया बेटा मेजरमेंट टॉपिक में। याद करो, जब इक्वेशंस को बैलेंस करने वाला पॉइंट था, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तब ये फॉर्मूला दिया था मैंने। और जब भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना था तभी भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था। तो ये फार्मूला आपको पता है, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है
T equals to 2 pi under root L by G. ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, T equals to 2 pi under root L by G means 2 pi constant, G constant. तो क्या वेरिएबल है बेटा? L. तो क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में? T is directly proportional to under root L. More L, more time period. Less L, less time period. ये बार उस समर के समय पे हर चीज एक्सपांड होती है, सराउंडिंग में इतना हीट होता है बेटा। अभी का टेम्परेचर हमारा कितना होगा? अभी फिलहाल 24-25 के आसपास टेम्परेचर होगा बेटा, 26-27 होगा, यही होगा ना। समर के समय पे नॉर्मल टेम्परेचर ही 41-42 पे पहुंच जाता। कितना ज्यादा वार्म रहता है, जितना हमारा बॉडी हाई फीवर में होना चाहिए ना, उससे ज्यादा हमारा बॉडी गर्म, सराउंडिंग रहता है, तो हमारा बॉडी तो गर्म रहेगा ही ना। पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एनीहाउ, तो 80 is directly proportional to under root L. ए रिलेशन। तो जब समर के समय पे हर चीजें एक्सपांड होंगी ड्यू टू हीट, तो क्या इस पेंडुलम का लेंथ थोड़ा एक्सपांड नहीं होगा? इसका भी लेंथ थोड़ा एक्सपांड होगा बेटा। अगर इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। मतलब जहां इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड था, अब न्यू टाइम पीरियड 1 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ये बेटा, अगर इसको एक ऑसिलेशन के लिए 1 सेकेंड से ज्यादा समय लग रहा है, तो आपको क्या लगता है 86,400 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एग्जैक्ट 24 आवर्स में कंप्लीट कर पाएगा ना? इसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही क्या हो गया? पीछे हो गया, उतना पीछे हो गया। मेरा बात समझा बेटा? मींस इट लूजेस द टाइम इन द समर। और विंटर में टाइम गेन कैसा करेगा? विंटर में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका लेंथ भी कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो उसको 1 सेकेंड लग रहा था, अब 1 सेकेंड से कम समय लगेगा, 0.99 या ऐसा कुछ, तो थोड़ा कम समय लगेगा। मतलब 86,400 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए उसको 24 घंटे नहीं लगेंगे, उसके पहले ही कंप्लीट कर लेगा। मतलब उतना समय इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ये देखो, कभी तुम स्टेशन पे गए हो? अरे ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन पकड़ बेटा, तुम चाहो कभी ऐसा प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, प्लेटफॉर्म पे देखो जहाँ पे 2 ट्रैक्स ऐसे जॉइंट होते हैं ना, 2 ट्रैक्स ऐसा जॉइंट होता है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के रखते हैं। देखो, अपने दोनों पाम को लो और ऐसे से थोड़ा करो, हीट जनरेट हुआ कि नहीं? देख, हमारे हाथ में कितना वजन है बेटा? बहुत कम वजन है, तो इतना हीट जनरेट थोड़े से फ्रिक्शन की वजह से। सोचो एक लोकल ट्रेन का ही वजन कितना ज्यादा है, और उसमें हम जैसे कितने सारे लोग रहते हैं, उसका वजन कितना ज्यादा होगा। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा वजन होगा, और वो जब ट्रैक के ऊपर मूव होगा तो क्या लगता है हीट नहीं जनरेट होगा क्या? डेफिनेटली बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, और उस हीट की वजह से उस ट्रैक्स का एक्सपांशन भी होना है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे। इंजीनियर्स कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कि कितना एक्सपांड हो, वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। LT इक्वल्स टू L0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। अभी सारे टर्म्स क्या भी थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, तो वो कैलकुलेट कर लेगा और उतना स्पेस ऐसा छोड़, जब वो एक्सपांड होगा तो बेटा एक्सपांशन के लिए जगह मिल जाती है। मान ले पहले से एकदम पैक टू पैक रखा है ऐसा, अब हीट की वजह से जब एक्सपांड होगा तो उसको जगह तो चाहिए ना, जगह नहीं मिलेगा तो सर टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जब टेढ़ा होगा तो उसको ज्यादा जगह मिल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। सोच, अगर ट्रैक टेढ़ा हो गया कितनी लाइफ आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा ना हो, इसके लिए लोग पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। मेरा बात सबको समझ में आया? तो ये तो जस्ट मैंने सॉलिड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है। गैसेस का भी देख लो बेटा, आप लोग बाइक चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते हो, आप लोग समर में कभी जाओ हवा भराने को टायर में, और कभी विंटर में जाओ, दोनों में डिफरेंस रहता है। समर में जितना भरना चाहिए ना 32 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोग कम हवा भरते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ऑलरेडी ना समर में सराउंडिंग के हीट की वजह से अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एक्सपांड हुए रहे, पता चला हम लोगों ने फुल एकदम ठूस के भर दिया हवा, थोड़ा और ज्यादा एक्सपांड होगा तो फट जाएगा। तो ये सब थोड़े से कैलकुलेशंस रहते हैं बाबू। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है।
तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी थर्मल एक्सपांशन के बारे में। अब एक्सपांशन जो है, थर्मल एक्सपांशन सॉलिड्स में 3 तरह का होता है। सॉलिड्स में 3 तरह का होता है। एक होता है लीनियर एक्सपांशन, एक होता है एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन, और एक होता है वॉल्यूम एक्सपांशन। होप यू आर गेटिंग विद दिस। क्या क्या बोला बेटा, बोलो। लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन है, उसी को क्यूबिकल एक्सपांशन भी बोलते हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा? छुटकी पेन दे, पेन दे, पेन दे। ये देखो, सब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? फिजिक्स की नजर से देखो, रॉड है, रॉड, इट्स अ रॉड, इट्स अ रॉड। ये बेटा छोटू, ये देखिए क्या है? हाँ, अरे सिलेंडर है, सिलेंडर, ये सिलेंडर है और ये रॉड है। प्लीज, इन दोनों में क्या फर्क है बेटा? आई एम सीरियस, हाँ प्लीज, पढ़े के समय मजाक नहीं प्लीज। ये रॉड है और ये सिलेंडर है, क्या फर्क है दोनों में? छोटा बड़ा मत बोलो रे, बोलो। इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना के बराबर है, बट इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना के बराबर नहीं है। अच्छा खासा सरफेस एरिया है बेटा इसका, अच्छा खासा सरफेस एरिया है इसका, आया ना? अच्छा खासा इसका सरफेस एरिया। और यहाँ पे ये जो रॉड है, ये हमारा रॉड है, और ये हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ना के बराबर है कि नहीं? मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? तो सिलेंडर और रॉड में डिफरेंस है। सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन एरिया इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लेंथ, और सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन एरिया इज कंसिडरेबल कंपेयर टू इट्स लेंथ। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। तो फिलहाल ये रॉड है, मेटल रॉड है। अगर मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इसका एक्सपांशन होगा। क्या लग रहा है बेटा? एक्सपांशन सिर्फ ऐसा लेंथ वाइज ही होगा क्या? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सपांड नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन बेटा इसका लेंथ बड़ा है ना, तो उसका लेंथ वाइज एक्सपांशन ज्यादा होगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, उसका एक्सपांशन बहुत कम होगा। तो एज लेंथ इज मच मोर ग्रेटर देन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ वाइज एक्सपांशन भी ज्यादा होगा कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया वाइज एक्सपांशन बहुत छोटा है, हम उसको क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट। इवन एरिया ही बहुत छोटा है तो निग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को निग्लेक्ट कर दिया, एरिया निग्लेक्ट किया, मतलब 2D निग्लेक्ट किया। कोई भी बॉडी 3D में रहता है ना रे, कोई भी बॉडी 3D में रहता है, 3D में से 2D निकल गया तो बचा क्या? 1D। 1D बोले तो लेंथ, और इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। अगर कोई भी ऐसा रॉड है, वायर है, और उसको हीट सप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली उसका लेंथ बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ेगा, बट क्रॉस सेक्शन एरिया ना के बराबर है कंपेयर टू द लेंथ। तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट। तो वो निग्लेक्ट कर दिया बेटा, तो हमारे पास क्या बचा? बोल, सिर्फ लेंथ, और उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? बेटा ये देख, अगर इस बुक की बात करूं, इस बुक की बात करूं, तो इसका लेंथ है, इसका ब्रेड्थ है, नो डाउट इसका थिकनेस भी है। देख, इसका थिकनेस भी है, बट इसके लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में थिकनेस से ना के बराबर है। चलो यहाँ पे तो फिर भी है। इस पेज की बात कर ले बेटा, सिर्फ इसकी बात कर, इसकी बात कर सिर्फ। इसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसका थिकनेस देख। तो यहाँ पे इसका जो थिकनेस है दैट कैन बी निग्लेक्टेड। देख, हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ही नहीं है, बट इतना स्मॉल है कि वी कैन निग्लेक्ट। अगर थिकनेस निग्लेक्ट कर दिया तो लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ 1D, ब्रेड्थ 1D, 1D 1D 2D, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपांशन। जब हीट सप्लाई करेंगे तो नो डाउट बेटा इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका ब्रेड्थ बढ़ेगा, इसका थिकनेस भी बढ़ेगा, इसका थिकनेस भी बढ़ेगा। बट बेटा थिकनेस खुद ही नाक के बराबर है तो वी कैन निग्लेक्ट इट। तो हमारे पास क्या बचा? एरिया, और इसी को बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन। इसको बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन। जीटीबी दे दो 4 बार। ये जीटीबी गवर्नमेंट एक्सपांशन तो भी
एक और दे दो, कौन छुट्टी, वन मोर। ओके छोटू तू जा घर पे जाना बेटा, छोटू घर पे जाना, मम्मी ने बुलाया नाश्ते पे जा। आज तो ना बैटरी फिट नहीं लग रहा है, स्टेबल नहीं है, फिट है बट स्टेबल नहीं लग रहा, वो डिस्टर्ब लग रहा है कुछ है। किधर जाने वाला क्लास के बाद तो कूल रह के पढ़ना, 2 घंटे की तो बात है, बाकी तो अपन खेलने ही वाले पूरा 2 घंटा से। प्लीज या सीरियस, इसका क्या है लेंथ, ए है ब्रेड और ये किसका थिकनेस, तीनों भी चीजें है कि नहीं। यहाँ पे हम किसी भी चीज को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? तो जब इसको हीट सप्लाई करेंगे तो लेंथ वाइज भी बढ़ेगा, ब्रेड वाइज भी बढ़ेगा और थिकनेस वाइज भी बढ़ेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा वॉल्यूम एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे सबको समझा, कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह का एक्सपांशन है, लीनियर, एरियल एंड सुपरफिशियल एक्सपांशन। टू बी वेरी फ्रैंक, सब जगह पे सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन ही था, रॉड वाले में भी वॉल्यूम था, प्लेट वाले में भी वॉल्यूम था, और ये तो वॉल्यूम था ही, बट इसके सिवा एरिया ना के बराबर था, एरिया को निग्लेक्ट कर दिया, इसके लिए 1D हो गया। वो प्लेट वाले के केस में थिकनेस ना के बराबर था, उसको निग्लेक्ट कर दिया, इसके लिए 2D हो गया, और वहां पे कुछ भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए 3D। होप यू आर गेटिंग विद दिस। बेटा यहाँ पे एक के साथ 2 फ्री है, समर धमाका, तो सर्वर चालू हो गया ना, इनफैक्ट गर्मी चालू हो गई ना बेटा, तो यहाँ पे एक के साथ 2 फ्री है। मेरे को लग रहा है तुम लोगों को ऐसा भी लग रहा है, लाल और बोल रहा था ना, तो रोएगा, अरे सर मत बोलो ना लिखने को, क्योंकि बेटा एक जैसा है उसके जैसा 2 डेरिवेशन और है, और आप खुद करोगे यहीं पे करोगे। हाँ बेटा बेटा वही अपना जो एरिया है वही सुपरफिशियल होता है, मतलब ना कैसा है, तेरा थिकनेस ना के बराबर, लेंथ भी है ब्रेड भी है, थिकनेस ना के बराबर, थिकनेस निग्लेक्ट कर दे तो लेंथ का 1D, ब्रेड का 1D, 1D क्या होगा 2D हो, एरिया और सुपरफिशियल, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, पे हम लोग स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से अभी, हाँ इसे चालू करना, बेटा ये बाबू उनको बोल दो ना इसे चालू करना, एक उनको स्केल होगा तो दोनों, हाँ थैंक यू। ध्यान देखो सब लोग, हेडिंग डालो एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग डालो सब लोग एक्सप्रेशन फॉर coefficient of linear expansion, expression for coefficient of linear expansion, expression for coefficient of linear expansion। Done? कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ देखो फिर सब लोग, एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये ऑनलाइन में भी बच्चे हैं ना, ओके बेटा थोड़ा ना बोर्ड ज्यादा यूज होगा, तो थोड़ा तुम लोगों को कैमरा से शिफ्ट करूंगा तो थोड़ा ट्रबल होगा, बेयर विद अस, कुछ नहीं कर सकते, ओके चलो थैंक यू। यहाँ देखो अभी हेडिंग डाल दिया, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक रॉड है,
क्या ये हमारा रॉड, इसका जो लेंथ है इनिशियल लेंथ उसको मैं बोलता हूं L0। L0 क्यों बोल रहा हूं? एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ इज L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका लेंथ हो जाएगा LT एट T डिग्री सेल्सियस। तो L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, LT एट T डिग्री सेल्सियस। T कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, इसके लिए LT बोल दिया उसका लेंथ, और L0 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ, इसलिए उसको L0 बोल दिया। बेटा यहाँ पे तो पहले एक्सप्लेनेशन देंगे। कंसीडर अ metal rod of length L0 at 0 degree Celsius. When it is heated, its length becomes LT at T degree Celsius. So what is change in length? LT minus L0. What is change in length? LT minus L0. LT minus L0 is directly proportional to L0T. ये कितना चेंज होगा लेंथ, वो डिपेंड करता है कि उसका ओरिजिनल लेंथ कितना होगा और उसका राइजिंग टेम्परेचर कितना होगा। पहले से उसका कितना लेंथ था उसके ऊपर डिपेंड करता है, और राइजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। इसका एक दूसरा एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो इसका। ये बेटा मान ले हम सब लोगों ने, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सब लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, और बेटा मार्केट थोड़ा हाइक हुआ, मार्केट बढ़ गया, तो डेफिनेटली हम सबको प्रॉफिट होगा। अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? जिसने ज्यादा शेयर लगाया होगा, ज्यादा पैसा लगाया होगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब किसका लेंथ ज्यादा बढ़ेगा? जिसका ओरिजिनली लेंथ ज्यादा होगा उसका ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा कि नहीं। एंड दूसरा, हम सबको प्रॉफिट तो हो रहा है, बट ज्यादा भी प्रॉफिट होगा, बट कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना हाइक हुआ। थोड़ा सा हाइक हुआ रहेगा तो थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट होगा, बट अगर मार्केट ज्यादा हाइक हुआ तो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो बेटा एक्चुअली वही चीज यहाँ पर भी है। LT minus L0, change in length is directly proportional to original length and directly proportional to rising temperature. दोनों पे डिपेंड करता है। मेरा बात सबको समझा यहाँ तक? कुछ भी डाउट नहीं है? श्योर? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? Therefore, LT minus L0, ये क्या बेटा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, और इसको हटाते इक्वल साइन के साथ तो क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा। ये देख, ए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, बट इसको हम लोग अल्फा भी तो बोलते हैं ना। तो अल्फा ए यहाँ पे नहीं है, ए साइन है और ये अल्फा है, फर्क है दोनों में। ये L0T as it is, where alpha is constant called coefficient of thermal expansion। थर्मल एक्सपांशन मत बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलो, क्योंकि सबके सब तो थर्मल एक्सपांशन है ना, हीट की वजह से एक्सपांड हो रहा है। लीनियर भी, एरियल भी, और सुपर पोजिशन वॉल्यूम भी, सब। तो यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज अल्फा? LT minus L0, L0T, LT minus L0 अपॉन, ये हमारा क्या हो गया बेटा? बोलो अल्फा। ये हमारा अल्फा, ये अल्फा। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं यहाँ पे डेफिनेशन बोलूंगा आप लोगों को, सबको। क्या होगा डेफिनेशन में? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज, ये क्या बेटा? बोलो, चेंज इन लेंथ। LT minus L0 is change in length, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ
per unit rise in temperature, per unit original length, per unit rise in temperature. मेरा बात सबको समझ में आया बेटा? मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा है? ठीक। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखेंगे बाद में, जब मैं लिखाऊंगा। बेटा रुक जा, एक छुट्टी रुक। क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इस डेफिनेशन के बाद एक फार्मूला ए वाला हो गया, एक फार्मूला ए बी हो गया। ए फार्मूला किसके लिए? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ए फार्मूला किसके लिए? कितना चेंज होगा। अब इस फार्मूले को मैं फिर से यहाँ since LT minus L0 is alpha L0 T, so LT is equals to minus L0, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस L0, so L0 plus alpha L0 T, so LT equals to L0 1 plus alpha T। ये हो गया बेटा हमारा एक्सप्रेशन। मैंने बात सबको समझा है? यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? बेटा देख, हमारा डेरिवेशन तो यहीं पे खत्म भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बोलते हैं ना, कोई अच्छा काम करता है 10 टांग खींचने वाले लोग होते हैं बेटा, उसके चक्कर में ना अभी ये डेरिवेशन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। फाइनली आंसर यही आने वाला है, फाइनली आंसर यही आने वाला है। बट बोलते ना थोड़ा अजीब वाला त्रास। कैसे त्रास? मतलब क्या पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था कि सामने वालों ने ऑब्जेक्शन लिया कि जरूरी है क्या, या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉडी का लेंथ मेजर करेंगे और वहां से फिर हीट सप्लाई करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके आएंगे। तो प्रैक्टिकली 0 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है क्या? तो अब 0 क्यों ले लो, कोई दूसरा 2 टेम्परेचर ले लो। बस उसी के चक्कर में डेरिवेशन थोड़ा बढ़ गया। मेरा बात समझ, और तुमको पता चलेगा कि एट द एंड आंसर यही आ जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। लास्ट बीच वाला स्टैंड, हाँ स्टैंड। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन? डिफाइन कर सकता बेटा? कर डिफाइन जल्दी। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन? बोलती बंद हो गई ना, क्या फायदे का? इंसल्ट हुआ, अच्छा लगा तेरे को? मेरे को नहीं अच्छा लगता किसी का इंसल्ट करना, सच में नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैंने कभी इंसल्ट ऐसा सहा ही नहीं। मैं 100% फोकस रहता हूँ, जो मेरे को पूछेगा मैं आंसर देता हूँ। तो इसके लिए मेरे को ना किसी को इंसल्ट करना भी नहीं अच्छा। प्लीज बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। मैं पहले ही बोला 2 घंटे की बात, उसके बाद तो करना मस्ती। अभी मस्ती करेगा, बाहर भी मस्ती करेगा, तेरी जिंदगी मस्ती हो जाएगी। सब मत कर प्लीज। देख यहाँ पे बैठ, सो दिस, सो ए हो गया बेटा। अब हम डेरिवेशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर। किस लिए कंटिन्यू करेंगे पता है? हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो फाइनल लेंथ है, 2 अलग अलग लेंथ लेते हैं 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे, और वो टेम्परेचर जो 0 में नहीं है, कुछ भी टेम्परेचर होने दो। एक रूम टेम्परेचर ले लो और एक कोई भी हाई टेम्परेचर ले लो, उसको तो फिर 100 तक लेके जाओ, 200 तक लेके जाओ, जितना चाहिए उतना लेके जाओ, क्या फर्क है? मेरा बात सबको समझा? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसके बाद, let L1 and L2 be the lengths of the rod at temperatures, अभी भी कोई बोल रहा है, temperatures T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively, T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively। तो अब L1 के लिए क्या लिखूंगा? Therefore L1 equals to L0 1 plus alpha T1। ये सेम एक्सप्रेशन यूज कर। फाइनल क्या हो गया? L1 और कौन से टेम्परेचर पे? T1। बाकी सारे टर्म्स तो ऐसे इट रहेंगे। 0 पे जो लेंथ रहेगा वो रहेगा। हमको तो 0 वाले को उड़ाने का है ना, यहाँ से 0 पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हटा दो 0 को। कैसे हटाएंगे? देखो ये L1 हो गया,
सिमिलरली L2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? व्हाट इज L2? इट इज L0 1 प्लस अल्फा टी। तो L1 भी हो गया, L2 भी हो। Therefore L2 by L1 रेशियो लेंगे तो L0 L0 गुणुबा शो हो गया 1 प्लस अल्फा T2 1 माइनस अल्फा T1 हाँ प्लस सॉरी। तो L2 by L1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस अल्फा T1 पावर माइनस। Any doubt to this? पक्का नहीं है। अभी इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते। ये जो है ना ये वाला, इसको मुझे सॉल्व करना। अगर यहाँ पे पावर 2 होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यूब होता ए क्यूब बी क्यूब 3ab, बराबर है कि नहीं? फॉर्मूलाज हमारे पास थे। और अगर -1 है तो कुछ फार्मूला ही नहीं पढ़ा अपन ने। इसका फार्मूला पढ़ा है क्या? लेकिन बेटा मैथ्स में राम सर पढ़ाएंगे आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या पढ़ेंगे बोलो? बाइनोमियल एक्सपांशन है ना टॉपिक आप लोगों को। तो बाइनोमियल एक्सपांशन हुआ आप लोगों का? हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो और भी ज्यादा अच्छी बात। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वो ट्रिक है, ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या, अब यहाँ पे ऑनलाइन वालों थोड़ा बोर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से भी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होगा? सिंस 1 प्लस अल्फा T1 का पावर -1। देख बेटा यहाँ पे दो टर्म है, एक है 1 और दूसरा अल्फा T1 और उसका पावर है। आप उसका जो फार्मूला जब सर पढ़ेंगे तब उस फार्मूले से करना। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो, जब भी बाइनोमियल एक्सपांशन रहेगा तो जो फर्स्ट टर्म है इट शुड बी एज इट इज। फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो भी बीच में साइन है प्लस माइनस जो भी होगा दैट साइन एज इट इज। फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन एज इट इज। ये जो सेकेंड टर्म है ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ। तो अल्फा T1 और जो पावर -1 हुआ है एज इट इज। यस, देखना जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं हम लोग, -1 बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो साइन है एज इट इज। सेकेंड टर्म को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद लिख देने का प्लस टर्म्स having higher power of अल्फा T। मतलब जो सेकेंड टर्म होगा ना बेटा उसका पावर्स बढ़ते जाएंगे, उसके पावर क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। ये समझा बेटा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो साइन है एज इट इज, सेकेंड टर्म को पावर के साथ मल्टीप्लाई करो और बाकी का क्या लिख दोगे? सेकेंड टर्म का ही पावर बढ़ेगा तो टर्म्स हैविंग हायर पावर ऑफ सेकेंड टर्म के अल्फा T, तो लिख दिया अल्फा T। ये बेटा ये जो अल्फा का वैल्यू है, सिंस value of alpha is in order of 10 power -6 per degree Celsius। किसी किसी बुक में -5, किसी में -6। चेक करो क्या दिया आपके बुक में। अल्फा का एक टेबल में देखो
बहुत सारे अलग अलग मटेरियल का अल्फा का वैल्यू दिया होगा, -5 में -6, -5 दिया है, ओके लिख दे, -6 का -5 लिख के क्या फर्क पड़ता है, -5। मेरी बात सुनो, बराबर है -5। अगर -5 भी है और अगर मैंने उसका स्क्वायरिंग किया, पावर बढ़ेगा मतलब पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर इसका पावर 2 भी होगा तो कितना हो जाएगा, -10। 3 भी होगा तो -15, 4 हो गया तो -20। इतना छोटा नंबर लिखना छोड़ो, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। आया ना, इतना छोटा नंबर कोई लिखना भी नहीं चाहेगा, देखना भी नहीं चाहेगा। इसके लिए सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। hence terms having higher power of alpha can be neglected। इसके लिए 1 प्लस अल्फा t1 का पावर -1 इज 1 प्लस एंड माइनस अल्फा t। यस, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब वो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 in equation 1। So L2 by L1, L2 by L1, 1 plus alpha T2, और इसकी जगह पे हो जाएगा 1 minus alpha T1। So L2 by L1 करो मल्टीप्लाई, ये 1 है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई अल्फा T1 प्लस अल्फा T2 को 1 माइनस अल्फा T1। हमारा 7th वाला फॉर्मूला बेटा, 7th वाला फॉर्मूला। सो L2 by L1 इज इक्वल्स टू, ये 1 होगा माइनस अल्फा T1 प्लस अल्फा T2 प्लस एंड माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर T1 T2। ये बेटा अल्फा स्क्वायर आया, फिर से बहुत छोटा हो जाएगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। अगर उसको निग्लेक्ट कर दिया तो क्या बच गया, L2 by L1 इज यहाँ पे 1 प्लस अल्फा T2 माइनस अल्फा T1। क्या किया पता है, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख, क्या फर्क पड़ता, कर सकते हैं ऐसा, है ना। और ये निग्लेक्ट हो गया, since alpha square T1 T2 can be neglected। और आपको रीजन पता है क्यों निग्लेक्ट हुआ, क्योंकि बहुत छोटा है। इसके लिए L2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये बेटा जब तुम खुद सोच के बताओ क्या फर्क इन दोनों में, यहाँ पे लेंगे अरे चुप ना रे, अरे अरे यहाँ पे कैसा L2 L2 की जगह पे है, L1 L0 के जगह पे है, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट है, 1 की जगह पे 1 है, प्लस की जगह पे प्लस, अल्फा की जगह पे अल्फा। और यहाँ पर भी तो T2 माइनस 0 था ना, जब टेम्परेचर ही 0 था इसके लिए T माइनस 0 था, यहाँ पर वो है ना T2 माइनस 0, एग्जैक्टली वही है, खाली फोकट इतना बड़ा डोक्याला था। तुम लोग सच बोलो, बराबर है कि नहीं बेटा। तो ये ऐसा ही रहते हैं, कुछ लोग टांग खींचते हैं ना, उसके चक्कर में ना सबकी वाट लगती है, बराबर है। तो जाने दे, अच्छा ही है थोड़ा, तो तुम्हारे कॉलेज में यहाँ तक करेंगे तो तुम यहाँ तक करो, तुम्हारे कॉलेज में पूरा यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक करो, मैंने दोनों बता दिए। और दोनों ऐसा डिफरेंट, हाँ बेटा बोल, कौन सा ए वाला पार्ट यहाँ से, अच्छा देख, अच्छा इसमें
ये जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू ऑफ अल्फा इज इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर -5 डिग्री। मतलब अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, 10 पावर -5। अगर 10 पावर -5 में अगर अल्फा का वैल्यू है, तो अगर उसका हायर पावर लेंगे, पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो क्या होगा बेटा बोलो? हायर पावर लेंगे तो क्या होगा? पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना। अगर पावर 2 भी हुआ तो 10 पावर -10, मतलब 0.9 बार 0 फिर बार। उतना छोटा नंबर कोई यूज भी नहीं करता भी। इसके लिए यहाँ के बाद जो इतने भी पार्ट है सबको निग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 एज इट इज प्लस एंड माइनस अल्फा टी। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो यस। फिर अभी दोनों को सॉल्व कर दिया। एक बार ये देखो ना, इसमें 7th वाला फार्मूला 1 को एज इट इज रखो, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस अल्फा T2 को रखो, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर नॉर्मल। फिर बेटा यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर आ गया, उसको भी निग्लेक्ट कर देंगे। समझा बाबू? चलो अभी आप उसको लिखने का स्टार्ट करोगे, बट कहाँ से लिखोगे बेटा बोलो? यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो काम करो, सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? पहले डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ डायग्राम इतना ही ड्रॉ करो बस, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता। राइट डाउन। फाइनल लेंथ कितना हो गया टोटल? लीनियर प्लस एक्सपांशन, वो एंटी हो गया था। और देखिए यहाँ पे दोनों का चेंज, और यहाँ पे अल्फा, तीनों भी फार्मूला लिखा है। तो जो पूछेंगे वो आया ना। अब उसका पावर 2 होगा, ये पावर 3 होगा, प्लस कम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने कुछ लिखना नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करके हो गया। Consider a metal rod. Consider a metal rod. डायग्राम के नीचे सब लिखेंगे consider a metal rod of length L0. Consider a metal rod. Okay. Consider a metal rod. यहाँ से डायग्राम के बाद भी बोल रहा हूँ। Consider a metal rod of length L0 at 0 degrees Celsius. L0 at 0 degrees Celsius. L0 at 0 degrees Celsius. And when it is heated, its length becomes LT, ऐसा देखो L suffix T, LT at T degrees Celsius. When it is heated, its length becomes LT at T degrees Celsius. LT at T degrees Celsius. Done? उसके नीचे ये वाला लाइन लिखो, therefore change in length equals to LT minus L0. ये वाला सिर्फ एक ही लाइन लिखना, therefore change in length equals to LT minus L0.
तो बेटा हो गया, चलो इसके नीचे लिखो experimentally it has proved that experimentally it has proved that experimentally it has proved that change in length of the rod, change in length of the rod, change in length of the rod is directly proportional to change in length of the rod is directly proportional to change in length of the rod is proportional is directly proportional to लिखा ना टू क्या कैसा डैश दे दो डैश नीचे 1 2 करके लिखो फर्स्ट ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट में L0 ऐसा ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट में L0 सेकेंड rise in temperature बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला क्या लिखा हम लोगों ने ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट में L0 दूसरा राइज इन टेम्परेचर ब्रैकेट में सिर्फ T LT क्यों लिखोगे राइजिंग टेम्परेचर तो T है ना T उसके बाद बेटा देखो अब यहां से लेके यहां तक लिखो फिर मैं आपको क्या दूंगा बेटा बोलो डेफिनेशन अब यहां से लेके यहां तक छापो कम चलो हो गया राइट डाउन इसके नीचे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन is defined as coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit original length per unit rising temperature. क्या लिखा बेटा बोलो per unit rising temperature ठीक है हो गया यहाँ तक पक्का अब बेटा यहाँ से लेके ये पूरा छाप लो और ये पूरा छाप लो कमान
अब ये पूरा छापो और ये पूरा छापो।
वैशाली नगर पता वैशाली नगर में क्या और कोड एजुकेशंस करने हैं अभी करने हैं ये बेचारे बच्चे भी तो अच्छे हैं बेटा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका take a screenshot fast okay okay सुनो साहब किसका हो गया लिख के चलो यहाँ देखो अभी नेक्स्ट पार्ट last 2 minutes to write last 2 minutes
चलो अब यहाँ देखो सर, लास्ट यहाँ देख, अभी दूसरा हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन, एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, फिशियल सुपरफिशियल एक्सपांशन। अरे जीटीबी में चेक कर लो ना रे, या देखो थोड़ा सा डायग्राम में चेंज, बेटा देख, मैंने बोला ना एकदम सेम टू सेम है, एक के साथ दो फ्री, ऐसा सिचुएशन है, एक के साथ दो फ्री। देख कैसे, अब यहाँ पे देख, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट of area A0 at 0 degree Celsius, A0 at 0 degree Celsius, when it is heated, उसका एरिया इंक्रीज हो गया कि नहीं, उसका एरिया हो जाएगा 80 at T डिग्री सेल्सियस, at T डिग्री सेल्सियस। बेटा हम लोग जो डेरिवेशन किए है ना, सेम टू सेम, ध्यान से सुनो, चाहिए तो पेंसिल लेके रेडी रहो, कुछ चाहिए तो वहां पे लिख लेना, फिर बाद में दोबारा नहीं बोलूंगा मैं तो फिर दो डेरिवेशन में रह जाएंगे नहीं तो हम लोग। इससे कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो वहां पे मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कंसीडर अ मेटल रॉड, तो यहाँ पे हो जाएगा कंसीडर अ मेटल प्लेट, रॉड की जगह पे हो जाएगा प्लेट, मेटल प्लेट ऑफ लेंथ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफ एरिया, ऑफ एरिया, L0 की जगह पे क्या हो जाएगा A0, बराबर है, एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज हीटेड इट्स एरिया, लेंथ की जगह पे, वेट ऐसा हर जगह चेंज मत करो, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से, एरिया ऑफ 80 एट T डिग्री सेल्सियस, मतलब मेरी बात समझ में आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे L0 था वो रिप्लेस हो जाएगा A0 से, जो हमारा LT था वो रिप्लेस हो जाएगा AT से, और जो अल्फा था वो रिप्लेस हो जाएगा बीटा से, मतलब जहां पर भी मैंने लेंथ वर्ड यूज किया था वहां पे एरिया हो जाएगा। मेरा बात सबको समझा? फिर हम लोग क्या बोलेंगे, वो होने के बाद चेंज इन लेंथ की जगह पे हो जाएगा चेंज इन एरिया इज इरेक्ट 80 माइनस, आप लोग मत लिखो, सब यहाँ पे लिखो ध्यान से, जो चेंज वो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे डायग्राम में चेंज होगा और इतना ही चेंज होने वाला, तो चेंज इन लेंथ की जगह पे एरिया 80 माइनस A0 सिंस, फिर वही लिखेंगे एक्सपेरिमेंटेड हैज प्रूव्ड दैट change in area of the plate is directly proportional to first original area A0 rise in temperature T, so यहाँ पे 80 minus A0 is directly proportional to A0T, so 80 minus A0 equals to, अब A0 यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा A0T, where बीटा is coefficient of लीनियर की जगह पे सुपरफिशियल और एरियल एक्सपांशन, तो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 80 माइनस A0 A0T, और डेफिनेशन कैसा लिखोगे,
coefficient of superficial expansion is defined as change in area per unit horizontal area per unit rising temperature. रुको सर मेरे को बोलने दो ऑनलाइन वालों के लिए क्या बोलेंगे coefficient of aerial or superficial expansion is defined as change in area per unit original area per unit rising temperature. तब यहाँ पे क्या हो जाएगा AT minus A0 is beta A0T. AT minus A0 equals to beta A0T. So AT minus A0 plus beta A0T. So AT minus A0 equals to alpha beta T. यहाँ होने के बाद फिर से let A1 A2 beta length की जगह पे हो जाएगा area of rod की जगह पे हो जाएगा plate at temperatures T1 and T2 degrees Celsius respectively. So A1 is A0 1 plus beta T1, A2 is A0 beta T2. So A2 upon A1 is alpha beta T2 plus beta T1. So A2 minus A1 equals to क्या होगा बेटा बोलो 1 plus beta T2 1 plus beta T1 पर माइनस साइन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक एक्सपांशन यहाँ पे बीटा अल्फा की जगह बीटा है ना यहाँ पर बीटा then since beta is okay and some solid half power of beta can be neglected so यहाँ पे बीटा यहाँ पर भी बीटा now substitute तो यहाँ पे हो जाएगा A2 A1 1 plus beta T2 beta T1 A2 A1 this is beta and this is beta and this is beta so A2 A1 beta 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 तो यहाँ पे A2 A1 beta beta इधर भी बीटा तो यहाँ पे A2 A1 बेटा देख मैंने कुछ रब किया क्या सिर्फ यही रब किया था जहाँ पे लेंथ वहां पे एरिया जहाँ पे L0 वहां पे A0 जहाँ पे LT वहां पे AT जहाँ पे L1 वहां पे A1 और जहाँ पे A2 वहां पे जहाँ पे L2 वहां पे A2 बस मतलब इतना ही चेंज हुआ ना बाकी पूरे का पूरा डेरिवेशन ऐसे ही रहेगा कि नहीं तो बेटा ना उसको देख देख के छापते जाओ थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो मेरी बात सुन अगर दिमाग मतलब गप्पा कुश्ती लाया दिमाग में तो फिर एरिया की जगह लेंथ लिखते चले जाओ तो जस्ट बी फोकस्ड एंड जस्ट कंप्लीट 5 मिनट्स है तुम्हारे पास कम ऑन 5 मिनट है तुम्हारे पास हाँ सेव ही रहेगा बेटा चेक कर ले बीटा का भी दिया होगा -5 में
पहले मंडली बोला मुझे थोड़ा
तो स्टार्ट करें नेक्स्ट।
8 है माइनस 8 पावर 1/3 तो पावर 3 के मल्टीपल यहाँ है हेलो डन थर्ड वाला केस राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन सुन मेरी बात है हेलो हेलो आपको लिखना है ना एक छोटा सा क्वेश्चन है आप नो स्पेस लेके उसको फटाफट लिखो ना फिर इसका क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि दो अलग अलग प्लैनेट है एक प्लैनेट पे या अर्थ सरफेस पे आदमी 1.5 मीटर के हाइट से जंप करता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता नॉर्मल है तो दूसरे प्लैनेट पे कितने हाइट से जंप करेगा उसको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो दोनों का रेडियस दिया है डेंसिटी दिया है अच्छा समय सॉल्व करेंगे अपन तो जरा इसको फटाफट लिख लो फिर उसको भी सॉल्व कर हाँ देख लिखो सब लोग expression for coefficient of volume expansion expression for coefficient of volume expansion yes expression for coefficient of volume expansion हाँ बेटा डायग्राम तो चेंज करना पड़ेगा ना देखो कैसा चेंज करेंगे एवरीवन ये देखो एक छोटू क्यूब बड़ू क्यूब ए है B0 0 डिग्री सेल्सियस B2 80 डिग्री सेल्सियस वेट वेट मेरी बात सुन ध्यान से देखो जहां L0 था देख जहां पे रॉड था रॉड का प्लेट हुआ प्लेट का क्यूब हो जाएगा ठीक है L0 था उसका A0 हो गया उसका B0 हो जाएगा LT का LT हो गया इसका BT हो जाएगा अल्फा का बीटा बीटा का गामा
लेंथ का एरिया का वॉल्यूम इतना ही होगा, इतना ही हो जाएगा और वहां पे V1 V2 हो जाएगा। सेम स्टार्ट करना है बेटा। कंसीडर अ मेटल क्यूब ऑफ वॉल्यूम V0 at 0 degree Celsius. When it is heated, its volume becomes VT at T degree Celsius. फिर जैसा अपन ने किया वैसा वैसा। कम ऑन, ये हेलो, ये जो 3 बार लिख रहे हो ना आप लोग, फिर अभी 2 साल तक फिर इसको पढ़ने की भी जरूरत है। इधर ही कह फुल एंड फाइनल आया ना, 3 बार लिखा है ना। और फिर बच्चों को निकाल करके लिख रहे हो, आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, क्या है नहीं। चार मार्क के लिए
सब आगे बढ़े। Coordinates fast to be the coordinates fast.
तो आगे बढ़े। चलो सुनो 2 मिनट। अभी इनका जो सम था कैसा है, 2 अलग अलग प्लैनेट है। एक प्लैनेट पे बंदा अगर एक हाइट से जंप करे तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो दूसरे प्लैनेट से क्या हाइट से जंप करे उससे कुछ नहीं होगा। मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछा, उनसे पूछा कि भाई अगर आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। सेकंड फ्लोर से कूदेगा तो थोड़ा सा खरोच वगैरह आएगा। थर्ड फ्लोर से कूदेगा तो एक आध हड्डी आगे पीछे होगी। 4 माले से कूदेगा तो 2-4 हड्डी। 10 माले से कूदेंगे तो स्वाहा। ये बेटा इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्सीलरेशन। क्यों एक्सीलरेशन? जी का जो वैल्यू है हमारे ऑन सरफेस पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट सुन पहले बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में उसका स्पीड कितना बढ़ेगा? 10। किसी बॉडी को अगर हाइट से ऐसा ड्रॉप कर दो तो 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड 10, अगले मतलब हर सेकेंड में 10 10 10 10 बढ़ता जाए, उसका स्पीड बढ़ता जाए हर सेकेंड में। तो बेटा मान ले क्यों तुमको फर्स्ट फ्लोर से कूदने पे नहीं लगता है, 1 माले से नीचे आने में तुमको 1 सेकेंड लगेगा, तुम्हारा स्पीड ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाए तो लगेगा क्या? नहीं। जैसे कैसा हो गया, तुम मोस्टली 10-12 के स्पीड से तो हम लोग चलते ही है नॉर्मल, तुम ऐसे चल रहे हो, आगे चल रहे हो, देख कहीं और रहे हो, पता चला किसी वॉल के साथ टकरा गए तो क्या होगा? कुछ अरे बाप रे, बस इतना ही। पर अगर तुम बहुत तेज भाग रहे हो और फिर टकराओगे तो फूट फाट जाएगा थोड़ा। पॉइंट समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी है। अगर हम सेकंड फ्लोर से कूदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा स्पीड कितना होगा? 20। बट अगर हम लोग 10 माले से कूदेंगे तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? 100। गए पॉइंट समझे बेटा क्या डिफरेंस है? समवट वही लॉजिक यहाँ पर भी है, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्लैनेट मत बोल रहे आज क्लास छूटने दे। फर्स्ट प्लैनेट पे जितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी दूसरे प्लैनेट पे भी होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mg और यहाँ पर भी mgh, मास तो वही रहेगा, g1 g2 h1 h2 अलग अलग हो जाएगा। क्यों बेटा बोल?
मास तो सेम ही रह जाएगा और दोनों जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, मतलब से हाइट भी क्या होना पड़ेगा, चेंज। mm2 g1 h1 is g2 h2, so what is h2 g1 h1, g1 बोलो, g1 10 दिया, h1 1.5 वो 10 दिया है ना जी का वैल्यू। नहीं वो लोगों ने सर डेंसिटी के टर्म में दिया है, डेंसिटी के टर्म में दिया है ना। नहीं वो उसके बुक में ठीक है। वो लोगों ने हमको क्या दिया, जी नहीं दिया ना, चेंज कर दिया ना। देखिए जी को क्या लिखेंगे, जी की जगह पे gm/r², gm/r² h1, यहाँ पे क्या हो गया, जी m1 m2 r² या r1², यहाँ पे r2² और यहाँ पे h2, तो जी भी छो। बट वो लोगों ने तुझे बेटा मास के फॉर्म में भी नहीं दिया, डेंसिटी के टर्म में दिया, तो मास की जगह पे क्या लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ का डेंसिटी हो गया d1 और वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, 4/3 r1 क्यूब डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर एज इट इज, और h1 इधर क्या होगा बेटा बोल, d2 4/3 r2 का क्यूब h2 डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर, यदि 4/3 क्यूब है ना, यहाँ पे r1 क्यूब है, यहाँ पे r1 स्क्वायर, यहाँ पे r1 बचेगा d1 r1 h1 d2 r2 h2, तो हमको क्या h2 का वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो व्हाट इज h2, h2 इज d1/d2 r1/r2, और यहाँ पे h1 एज इट इज, d1/d2 का वैल्यू बोलो क्या दिया, 2/3 4/5 डेंसिटी का रेशियो 4/5, और इसका 2/3, और h1 कितना दिया 1. तो 1.5 2 सा 3 2 और 2 2 4/5, h2 का वैल्यू कितना हो गया, 4/5 को क्या बोल सकते हैं, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर, समझा बेटा, व्हाट्स द पॉइंट, कैसा आया, ठीक, चलो बेटा बाय, थैंक यू।